हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड्स के बारे में। देखिए, लैंथेनाइड्स +2, +3 और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें से सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती हैं, तो मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड्स हैं वो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में बनते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो देखिए, अगर हम एक्वस मीडियम की बात करें तो उसमें Sm+2, Eu+2 और Yb+2 के जो कंपाउंड्स हैं वो स्टेबल होते हैं। अब इन डाइवेलेंट लैंथेनाइड्स में से मोस्ट स्टेबल लैंथेनाइड आयन की बात करें तो वो Eu+2 होता है और Eu+2 वाटर में स्टेबल होता है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग नेचर का होता है। मींस Eu+2 जो है वो Eu+3 में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये किसी दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखेगा, इसलिए इसका नेचर स्ट्रांग रिड्यूसिंग होता है। अब देखिए, यूरोपियम सल्फेट की बात करें तो इसको हम डाई यूरोपियम ट्राइसल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस से बना सकते हैं। मींस यहाँ पर जो Eu+3 है उसका रिडक्शन Eu+2 में हो जाता है। अब यूरोपियम क्लोराइड की बात करें तो इसको हम यूरोपियम ट्राइक्लोराइड का रिडक्शन H2 की प्रेजेंस में करवाकर बना सकते हैं। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। अब देखिए, एक्वस Eu+3 सॉल्यूशंस की बात करें तो इनको हम मैग्नीशियम, जिंक या जिंक अमलगम से भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस से भी Eu+2 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जिंक अमलगम का मीनिंग होता है जिंक और मरकरी का मिक्सचर। अब यूरोपियम के हाइड्राइड की बात करें तो वो जनरली आयनिक नेचर के होते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैल्शियम हाइड्राइड के सिमिलर होती हैं। मींस Eu+2 और कैल्शियम+2 जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे अगर हम इन दोनों आयंस की सॉल्युबिलिटीज की बात करें तो ये वाटर, स्ट्रॉन्ग HCl और लिक्विड NH3 में सिमिलर सॉल्युबिलिटीज शो करती हैं। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो Eu+2 पैरामैग्नेटिक होता है और कैल्शियम+2 डाईमैग्नेटिक होता है। देखिए, Eu+2 की बात करें तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन कैल्शियम+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस वजह से ये डाईमैग्नेटिक नेचर शो करता है। अब देखिए, Eu+3 और Eu+2 कपल की बात करें तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ये होती हैं। अब यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है, इसका मीनिंग क्या होगा? ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये वाटर को रिड्यूस नहीं कर पाता है। अब Yb+2 और Sm+2 की बात करें तो इनको हम ट्राइवेलेंट आयन के एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से बना सकते हैं। अब देखिए, लैंथेनाइड +2 आयंस की बात करें तो उनको एयर में रखने पर वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब Yb+2 और Sm+2 की बात करें तो ये हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, हैलाइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स इन सब का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, Nd+2, Pm+2, Sm+2 और Gd+2 की बात करें तो ये जनरली सॉलिड डाईहैलाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इन डाईहैलाइड्स को हम ट्राईहैलाइड्स के रिडक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ट्राईहैलाइड्स का रिडक्शन हो रहा है वो हाइड्रोजन, मेटल या सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में करवाया जाता है और इन डाईहैलाइड्स की बात करें तो ये मेटेलिक कंडक्शन शो करते हैं। अब देखिए, ये कुछ Ln+2 आयंस जो हैं इनकी स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सब सेल की वजह से होती है। अब डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। देखिए, अगर हम लैंथेनाइड्स की बात करें
तो ये मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मींस इनके जो मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स हैं उनमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अब इन मेटल्स की बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं और सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं और इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। अब हैवियर मेटल्स की बात करें तो वो लाइटर वन से लेस रिएक्टिव होते हैं। इसका रीजन क्या होता है? देखिए, जो हैवियर मेटल्स होते हैं वो एयर के साथ रिएक्शन करके अपनी सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से इन हैवियर मेटल्स की रिएक्टिविटी लाइटर मटेरियल से कम हो जाती है। अब लैंथेनाइड ग्रुप की बात करें तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मोस्ट ऑफ ट्राइवेलेंट आयनिक कंपाउंड्स की वजह से होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर लैंथेनाइड जो है वो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। मींस यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हैं तो यहाँ पर 3 आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी। पहली हो जाएगी फर्स्ट आईपी, फिर हो जाएगी सेकंड आईपी और फिर हो जाएगी थर्ड आईपी। अब जनरली हम इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी को सम ऑफ 3 आयोनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मींस तीनों आईपी की वैल्यू को हम जोड़ देंगे। अब इन लैंथेनाइड्स +3 आयंस की फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो लैंथेनम +3 से लेकर ल्यूटेशियम +3 तक वेरी करती हैं। और यहाँ पर जो वेरिएशन आ रहा है उसका रीजन क्या होता है? एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड एफ सबसेल। देखिए, फुल फिल्ड सबसेल की बात करें तो इसके लिए आईपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद हाफ फील्ड के लिए आईपी की वैल्यू फुल फील्ड से कम होती है। अब इन लैंथेनाइड ट्राई पॉजिटिव आयंस की बात करें तो इनके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती हैं और जनरली ये इस रेंज में रहती हैं। यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव में है। अब अगर इनको हम दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करें तो देखिए, ये लैंथेनाइड्स आयन एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इनको मैग्नीशियम से कंपेयर करें तो मैग्नीशियम से इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इन लैंथेनाइड आयन के सिमिलर होती है। अब इन लैंथेनाइड आयन की वाटर के साथ रिएक्शन की बात करें तो ये लैंथेनाइड ट्राई पॉजिटिव आयन कोल्ड वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। अब ये जो लैंथेनाइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं तो लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। अब इन हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो ये आयनिक होते हैं और बेसिक नेचर के होते हैं। अब इनके बेसिक नेचर को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंपेयर करें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम बेसिक होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा बेसिक होते हैं। अब देखिए, इनकी जो बेसिसिटी है वो आयनिक रेडियस डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज होती है, या हम कह सकते हैं इनके जो बेसिक कैरेक्टर हैं वो आयनिक रेडियस डिक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती हैं। इसी वजह से सीरियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे और ल्यूटेशियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो सबसे कम बेसिक होंगे। अब ये मेटल्स जब एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये डल हो जाते हैं, मीन्स इनकी जो लस्टर हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है? ये मेटल जब एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनकी सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। अब देखिए, इन मेटल्स को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, और अगर हम इट्रिबियम और ल्यूटेशियम की बात करें तो ये
एयर के साथ रिएक्शन करके अपनी सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म बना देते हैं, जिसकी वजह से जो बल्क ऑफ द मेटल है वो ऑक्साइड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। देखिए ये हो गया मेटल। अब ये एयर के साथ रिएक्शन करके अपनी सरफेस पर क्या करेगा, ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन कर देगा। अब सरफेस वाला मेटल तो ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन बीच वाला मेटल जो है वो इस प्रोटेक्टिव फिल्म की वजह से रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो इसकी रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन मिक्सचर को 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे। अब सीरियम के ऑक्साइड की बात करें तो ये Ce2O3 की जगह CeO2 का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि सीरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। इस वजह से ये CeO2 का फॉर्मेशन करेगा। अब इन ऑक्साइड्स की बात करें तो ये आयनिक और बेसिक नेचर के होते हैं, और इनकी जो बेसिक नेचर है वो आयन की साइज स्मॉल होने के साथ डिक्रीज होती रहती हैं। अब देखिए, अगर मेटल आयन हाइड्रोजन के साथ इस टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है तो वो हाइड्राइड फॉर्मेशन करता है। अब यूरोपियम और इट्रीबियम की बात करें तो ये डाइहाइड्राइड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। अब इन डाइहाइड्राइड्स में मेटल जो है वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और इसके साथ 2 हाइड्राइड अटैच होते हैं। अब देखिए, यूरोपियम और इट्रीबियम की बात करें तो ये दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए ये डाइहाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे मेटल हाइड्राइड्स की बात करें तो वो ब्लैक कलर के होते हैं, मेटेलिक होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, इन मेटल हाइड्राइड्स की बात करें तो यहाँ पर मेटल जो है वो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और इसके साथ 2 हाइड्राइड्स प्रेजेंट होते हैं और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होता है। इसलिए हम इनके फॉर्मूले को LnH2 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर ये 2 हाइड्राइड आयन का -2 हो गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का -1 हो गया। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे -3 बन जाएगा। अब ये -3 इस मेटल आयन के +3 को बैलेंस कर देगा। अब देखिए, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो कंडक्शन बैंड में होती है, इसलिए ये मेटल हाइड्राइड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब हाइड्राइड्स की बात करें तो ये 900 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये डीकम्पोज हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं। देखिए, हाइड्राइड्स अगर वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, अगर हम इन डाइहाइड्राइड्स को अंडर प्रेशर हीट करते हैं तो ये एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है और LnH3 का फॉर्मेशन करता है। अब इस केस में मेटल आयन +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा और उसके साथ 3 हाइड्राइड आयन अटैच रहेंगे। अब यहाँ पर यूरोपियम की बात करें तो ये इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि ये +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब देखिए, इस हाइड्राइड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह हाइड्राइड्स मेटेलिक कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मेटल हैलाइड्स की। तो देखिए, इन मेटल हैलाइड्स को हम मेटल और हैलोजन को साथ में हीट करके बना सकते हैं, या अगर हम इन मेटल के ऑक्साइड्स को अमोनियम हैलाइड के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर भी मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये हो जाएगा मेटल का ऑक्साइड और ये हो जाएगा अमोनियम हैलाइड। यहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड का यूज़ कर रहे हैं, ये बन जाएगा मेटल हैलाइड। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर ब्रोमाइड या आयोडाइड लेते हैं तो उस केस में मेटल ब्रोमाइड या मेटल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। अब फ्लोराइड्स की बात करें तो ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर हम इनके मेटल सॉल्यूशन में सोडियम फ्लोराइड या हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐड करते हैं तो इनको इजीली प्रेसिपिटेट किया जा सकता है। अब इस रिएक्शन का जो यूज़ है वो
लैंथेनाइड के क्वालिटेटिव एनालिसिस करने में किया जाता है। अब अगर हम एक्सेस फ्लोराइड आयन ऐड करते हैं तो स्मॉलर लैंथेनाइड आयन एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। अब इनके क्लोराइड्स की बात करें तो वो डीलिक्विसेंट और सॉल्युबल होता है। देखिए, डीलिक्विसेंट का मतलब है ऐसा सॉलिड जो मॉइस्चर गेन करके लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। अब क्लोराइड्स की बात करें तो ये जनरली 6 या 7 H2O के साथ क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहने की टेंडेंसी रखता है। यह हम उसको हाइड्रेटेड हैलाइड्स भी कह सकते हैं। अब अगर हम इन हाइड्रेटेड हैलाइड को हीट करते हैं तो ये एनहाइड्राइड्स हैलाइड की जगह पे ऑक्सो हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। देखिए, जनरली जब किसी हम हाइड्रेटेड कंपाउंड को हीट करते हैं तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, लेकिन लैंथेनाइड्स के क्लोराइड के केस में इस तरह की रिएक्शन नहीं होती है और यहाँ पर ऑक्सो हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, सीरियम के जो हाइड्रेटेड हैलाइड हैं उनको अगर हम हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर हम ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्लोराइड के सिमिलर होती हैं। अब देखिए, अगर हम लैंथेनाइड्स को हाई टेम्परेचर पर बोरॉन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये दो कंपाउंड्स बनते हैं। अब बात करते हैं कार्बाइड्स की। तो देखिए, अगर हम मेटल और कार्बन को इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं तो उनके कार्बाइड्स के ये दो कंपाउंड्स बनते हैं। और अगर हम लैंथेनाइड्स के ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फर्नेस में रिड्यूस करते हैं तो भी वहां पर लैंथेनाइड्स के कार्बाइड बनेंगे। अब लैंथेनाइड के कार्बाइड की बात करें तो वो कैल्शियम कार्बाइड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन करके ये इथाइन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो लैंथेनाइड के कार्बाइड हैं वो मेटेलिक कंडक्टिविटी शो करते हैं क्योंकि इनमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में फ्री होता है। अब देखिए, अगर हम लैंथेनाइड कार्बाइड का फॉर्मूला देखें तो उसमें हमें लैंथेनाइड +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखता है, लेकिन एक्चुअल में लैंथेनाइड +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है और कार्बन इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होता है। तो देखिए, कार्बन पर -2 और एक इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा -1, तो टोटल चार्ज यहाँ पर -3 हो जाएगा जो कि मेटल आयन के +3 को बैलेंस कर देगा। ये हो जाएगी रिएक्शन लैंथेनाइड के कार्बाइड की वाटर के साथ। इससे हाइड्रोक्साइड, इथाइन और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो इथाइन है उसके रिडक्शन से इथीन और इथीन के रिडक्शन से इथेन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, इन लैंथेनाइड्स मेटल की बात करें तो ये हायर टेम्परेचर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ आदि के साथ रिएक्शन करते हैं। अब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर ये कंपाउंड बनेगा। इसी तरह से दूसरे एलिमेंट भी इनके साथ रिएक्शन करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अब लैंथेनाइड और नाइट्रोजन के इस कंपाउंड की बात करें तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और उसके साथ अमोनिया का फॉर्मेशन भी होगा। अब इन मेटल आयंस की बात करें तो ये नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, ऑक्जेलेट्स, सल्फेट्स और परक्लोरेट्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। देखिए, अगर हम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स में सिर्फ सीरियम ही +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और एक्वस सॉल्यूशन में ये एक आयन ही +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रह पाता है। अब इसके हाइड्रेशन की बात करें तो ये हेवीली हाइड्रेटेड होता है क्योंकि इस पर हाई चार्ज प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हेवीली हाइड्रेटेड का मतलब है इसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। अब देखिए, हम Ce+4 सॉल्यूशंस की बात करें तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में KMnO4 और K2Cr2O7 की जगह पर
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। अब एक्वस Ce+4 सॉल्यूशंस की बात करें तो इसको हम Ce+3 सॉल्यूशन के ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं और यहाँ पर अमोनियम पर ऑक्सो डाइसल्फेट का यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है। और अगर हम Ce+4 की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी इनका यूज होता है, जैसे अल्फा कार्बन पर अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन। अब सीरियम के ऑक्साइड की बात करें तो वो एक वाइट कलर का कंपाउंड होता है जिसको हम मेटल सीरियम हाइड्रोक्साइड या सीरियम ऑक्सलेट को एयर में हीट करके बना सकते हैं। अब सीरियम ऑक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो फ्लोराइड टाइप का होता है और सीरियम ऑक्साइड एसिड्स और एल्कली में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन अगर हम इसको Ce+3 में रिड्यूस कर दें तो ये इनमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब सेरिक सल्फेट की बात करें तो ये एक वेल नोन कंपाउंड है जो कि पोटेशियम क्रोमेट की तरह येलो कलर का होता है। अब सीरियम टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो उसको हम सीरियम ट्राइफ्लोराइड और F2 की रिएक्शन करके बना सकते हैं और ये वाइट कलर का कंपाउंड होता है। अब देखिए Cr+4 की बात करें तो ये वेरियस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन भी करता है। ये हो जाएगा एक सीरियम के कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल। अब अगर Cr+4 के कुछ दूसरे कंपाउंड्स जैसे ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स और फ्लोरो कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये वाटर में अनस्टेबल होते हैं। अब देखिए अगर हम लैंथेनाइड सीरीज के कुछ दूसरे एलिमेंट्स जैसे Pr, Nd, Tb और Dy की बात करें तो ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन इनके कंपाउंड्स जनरली अनस्टेबल होते हैं और सॉलिड स्टेट फॉर्म में ही अकर होते हैं। इसके अलावा ये एलिमेंट्स कुछ नॉन स्टोइकोमेट्रिक ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन भी करते हैं।